नमस्कार दोस्तों। आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के बीच कुछ बोलने आया हूँ, अपनी बातों को आपके बीच रखने आया हूँ। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया। इसी दिन भारत को भारत के संविधान के रूप में उसे उसका भविष्य मिला। इस महान देश के संविधान को संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में पूर्ण कर 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया। आइए आपको लेकर चलता हूँ भारत के संविधान निर्माण के संक्षिप्त इतिहास में। भारत के संविधान को कैसे बनाया गया, हमें इसकी क्या जरूरत थी। भारत का संविधान ये कोई आम किताब नहीं बल्कि प्रतीक है हमारे मुल्क का। पर कभी सोचा है आपने कि आखिर ये मुल्क होता क्या है? समाजशास्त्री कहते हैं कि एक ही नस्ल, धर्म, जबान, परचम और हुक्म को मानने वाले बाशिंदों के समूह से बनता है एक मुल्क, एक देश। मगर हिंदुस्तान जैसे बहुत सी भाषाओं, धर्मों, तमाम जातियों प्रजातियों वाले सब कॉन्टिनेंट को किसी तंग नजरिए से नहीं देखा जा सकता था। और ऐसे मुल्क में, ऐसे समाज में पुरानी रीतियों को तोड़कर सबको साथ लेकर आगे चलने के लिए किसी पुराने कानून से भी काम नहीं चल सकता था। इसीलिए हमारे पुरखों ने बनाया था हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन। ये आइन ही तो वो आईना है जिसमें देखकर ही हम खुद को पहचान पाते हैं और खुद को संवार भी सकते हैं। शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस जी की रहनुमाई में कई कलाकारों ने भारत के इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवियों से इस ग्रंथ को सजाया था और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे उत्कृष्ट कातिबों ने इसे अपनी कलम से निखारा था। मगर ये काम मुश्किल होते हुए भी बहुत आसान था उस काम के मुकाबले जो इस संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वालों ने संविधान सभा में पूरे 3 वर्ष लगाकर किया था। क्योंकि वो कल्पना सिर्फ एक किताब की नहीं थी, वो तस्वुर था एक नए मुल्क का, एक नए समाज का, एक ऐसी संस्कृति का जो इससे पहले इस संसार में कभी देखी नहीं गई थी। दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू की गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। 1897 की क्रांति के दौरान बाहर सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। उनका विद्रोह तो बहुत जल्द ही दबा दिया गया, मगर आजाद देश का एक अपना आइन बनाने का सपना न दबा था न हारा था। जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की आवाज़ तेज हुई तो अपना संविधान बनाने की आवाज़ भी और तीव्र होती गई। जब गांधी जी की सरफरस्ती में इतिहास ने दोबारा हमें एक नए भारत को गढ़ने का मौका दिया तो कांग्रेस नेता और आला वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से भी जाना गया। उनके बाद जब उनका बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सदर बने तो उस युवा नेता ने भारत के अपने संविधान के सपने को और सदीद तरह से सबके सामने रखा। इसके बाद तमाम विसंगतियों, विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई। विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तमाम सहमति असहमति, संतोष असंतोष, कठिन व अथक प्रयास से हमारा संविधान 3 वर्षों में बनकर तैयार हुआ, जिसे आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जिस शुभ अवसर को हम गत वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 75 सालों से हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। जो
उजालों में आँख खोलते हैं वो अंधेरों की घुटन नहीं जानते। मैं, हम और आप में से ज़्यादातर लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए। हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं कि आज़ादी क्या थी, कैसी थी, आज़ादी कितने बलिदानों से कमाई गई। पर यकीन मानिए, दुनिया की कोई ऐसी शब्दावली नहीं है, कोई ऐसा साहित्य नहीं है, कोई ऐसी कविता नहीं है जो कुर्बानियों की आवाज़ बन पाए। किन शब्दों में कहा जाएगा उन माओं का किस्सा जिनके जवां बेटी सीमाओं पर मारे गए? किन गीतों में ढलेगा चिर विरह का वो दुख जो नई नवेली सुहागिनी अपने सीने पर सह गई? कौन गाएगा उस युग की व्यथा जब बस्ती के सजीले शोक जवां बन बन के सिपाही जाने लगे, जिस राह से कम ही लौट सके थे उस राह पर राही जाने लगे। इन जाने वाले दस्तों में खैरत भी गई, बरनाई भी, माओं के जवां बेटे भी गए, बहनों के चहेते भाई भी। ये सब लोग हमारे जैसे ही थे, उन्हें भी किसी से मोहब्बत थी, उन्हें भी माँ का आंचल प्यारा था। पर जब बात देश की आई तो उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई और बता दिया दुश्मन को कि हमारी मर्जी के बगैर हमारे देश में पांव रखा तो काट लेंगे। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ बस एक प्रण है, काटेंगे अरिका मुंड के स्वयं कटेंगे, किंतु सीमा से पीछे नहीं हटेंगे। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाढ़ भेद की धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में भी तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तब हम ही ने वैक्सीन बनी और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सभी पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत, अमन और सुलह के हमराज हम ही हैं। विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हम ही है। देख लो हमारी हिस्ट्री उठा के, 3000 सालों में हमने कभी किसी पर अटैक नहीं किया, कभी जंग का कहर तोड़ा नहीं, पर किसी ने आंख उठाकर हमारी ओर देख लिया तो हमने उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम, और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही गौतम बुद्ध हैं और राणा प्रताप भी हम। गलती से भी तुमने हमारी शराफत को अगर कमजोरी समझ लिया तो फिर बहुत पछताओगे। बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो फिर कहाँ जाओगे। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में तिरंगे के तार कस रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान पर 52 डिग्री पर ठहाके मार के हंस रहे हैं? ऐसी जाबाजिया हाड़ मांस के पुतलों में कहा, इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए, फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए। 195 देश हैं दुनिया में, हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, पर जब बात अपने हिंदुस्तान की आती है तो ऑटोमेटिकली छाती कहते हुए भी नहीं डरती। दशमलव और शून्य का आइडिया सबसे पहले किसने सोचा? हमने। चांद पर पानी किसने खोजा? हमने। दुनिया की सबसे बड़ी सड़क हमारे यहाँ, कौटिल्य, पांडनी, चड़क हमारे यहाँ, चंद्रगुप्त हमारे हैं, पृथ्वीराज, अकबर, हमने लड़ाके पैदा किए, वो भी एक से बढ़कर एक। वीरता का कोई भी शिखर हमसे छूटा नहीं, पर आज तक हमने अपनी ताकत के बल पर किसी कमजोर वतन को लूटा नहीं। हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज तक हमने कभी अपनी ताकत के बल पर किसी कमजोर वतन को लूटा नहीं। हमने आज तक अपनी ताकत के बल पर किसी कमजोर वतन को लूटा नहीं।
कभी सुना है मदर स्पेन, मदर ब्रिटेन, मदर अमेरिका? दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। यह दिवस शहीदों को याद करने का दिन है, हमारे क्रांतिकारियों, महापुरुषों को याद करने का दिन है। तो आइए याद करें उन्हें जो लौट के घर गए। 1897 तक अंग्रेजों का जुल्म देश पर हावी हो चुका था और गुलामी के सबसे शदीद कोड़े पड़ रहे थे हिंदुस्तान के किसानों और नौजवानों की पीठ पर। देश क्रांति के लिए करवटें लेने लगा, लोग लामबंद होने लगे, एकजुट होने लगे। पर हर आंदोलन को एक नेतृत्व की जरूरत होती है। तो तमाम आज़ादी के मतवालों ने एक आवाज में हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से गुजारिश की कि वो इस इनकलाब की बागडोर संभाले। बादशाह बूढ़े हो चले थे, लेकिन अपने वतन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। हिंदुस्तान के बागी राजे रजवाड़े किसानों ने जब बादशाह को अपना सम्राट माना, तो लोग बताते हैं कि बहादुर शाह जफर को बाकायदा इनकलाब की कसम दिलवाई गई। काजी ने कहा कि आप कसम लें कि मुल्क से महबूबा की तरह मोहब्बत करेंगे। जफर ये सुनते ही उबल पड़े। उन्होंने कहा कि मुल्क को माँ कहने वाली सरजमी है, हम महबूबा कैसे कह सकते हैं। काजी ने कहा, माफ करे बादशाह, कोई अपनी माँ की मोहब्बत में कपड़े नहीं फाड़ता, जंगलों, सहराओं, नदियों, पहाड़ों से नहीं लड़ता। आज जरूरत है कि कोई मुल्क को माँ की तरह नहीं, मुल्क को महबूबा की तरह मोहब्बत करे। और जैसे कैस ने लैला के लिए, पुन्नू ने सस्सी के लिए और महिवाल ने शोभनी के लिए जान दे दी थी, वैसे ही इस मिट्टी का आशिक हिंदुस्तान के लिए जान दे। जफर समझ गए कि सर कटाने के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। और हुआ भी यही। रंगूल की जेल में एक सुबह बहादुर शाह के नाश्ते में उनके बेटों के कटे हुए सर परोस दिए गए। और उर्दू बोलने वाले एक अंग्रेज अफसर ने तंज कसा, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह के आगे उनके बेटों के कटे हुए सर रखे हुए थे, पर उस बूढ़े शेर ने सर उठाकर जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। तब मुझे उन अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ, हर एक उस जुल्म के खिलाफ एक और शेर याद आता है कि तेरी फिरौनियत की तो बस औकात इतनी है, बहा कर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूरे बेखबर तुझे बात ये कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक बच्चा रोज सपने में दुनाली बंदूक देखता और उसी दुनाली बंदूक से देश के दुश्मनों को भूनता। रोज सुबह उठता तो माँ को एक ही सपना बताता, माई हम कुल दुश्मन के मार दे। एक दिन गांव में मेला लगा। माँ को लगा कि बेटे को गेंद और बल्ला नहीं, बंदूक पसंद है। सो लकड़ी की एक बंदूक खरीदने के लिए कहीं से 2 पैसे उधार लिए और बच्चे के हथेली पर रखकर मेला देखने भेज दी। बच्चा जब वापस मेले से लौटा तो उसके हाथ में लोहे का चिमटा था। माँ ने पूछा तो कहने लगा, तू रोज चूल्हे में हाथ डालकर रोटियां सेकती है ना, ले अब तेरा हाथ नहीं जलेगा। माँ रोने लगी, लेकिन माँ के आंसू से उसके दिल में धधक रही आग ठंडी नहीं। वो बड़ा हुआ, सेना में गया। 1965 के युद्ध में जब दुनिया भर में अपनी तबाही के लिए कुख्यात अमेरिकी बैटन टैंक पाकिस्तान की ओर से लड़ते हुए भारत की सीमा में दाखिल हुआ, तो हर देशभक्त परेशान हो गया। हिंदुस्तान के पास कोई विदेशी मदद नहीं थी। हथियारों के नाम पर हिंदुस्तान के पास बहुत छोटी मशीन गन और बहुत छोटी माउंटेन जीप थी, जो बैटन टैंक के लिए नाकाफी थी। पर जब सरहद पर
हमलावर टैंकों का सामना हिंदुस्तानी हौसले से हुआ तो अमेरिका ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। उस हौसले का नाम था हमीद, वीर अब्दुल हमीद। हमीद ने जब देखा कि हमारे हथियार उनके बर्बर टैंकों पर बेअसर है तो वो टैंक के फ्यूल चैम्बर को निशाना बनाकर गोले दागने लगे और देखते ही देखते उनकी गन माउंटेन जीप ने 1-2 नहीं बल्कि 7 बैटन टैंकों की धज्जियां उड़ा दी। जो टैंक दुनिया के लिए अभिजीत थे वो हमीद की ज्वाला में मोम की तरह गल गए। पाकिस्तानी सेना उल्टे पांव भागने लगी और हमीद ने उन्हें अकेले ही दौड़ा दिया, ये जानते हुए भी कि इसका सीधा सा मतलब है मौत। लेकिन हमीद और मौत का खौफ, उन्हें तो शायद शहादत के इसी मौसम का इंतजार था। जिंदा रहने की मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। अब्दुल हमीद शहीद हो गए, इस देश के लिए दिवाली और ईद हो गए। कारगिल, कितने नौजवानों ने ही अपनी महबूब की उंगली में सगाई की रिंग पहनाई और जाते जाते कह गए कि लौट के आएंगे तो गले में जयमाला भी पहनाएंगे। पर एक बार जब वो टाइगर हील पर चढ़े तो जीत के गले में जयमाला डालने के लिए मौत से ही सगाई कर ली। उन्हीं जियालों में एक नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। चोटी नंबर 5140, लेह मार्ग से ठीक ऊपर की चोटी, जहां से बैठकर दुश्मन हमारी हर गतिविधियों पर नजर रख रहा था। 5140 को आजाद कराने की जिम्मेदारी मिली कैप्टन विक्रम बत्रा को। वो पहाड़ियों में घिसटते बढ़ते चढ़ते चढ़ गए 5140। कैप्टन विक्रम बत्रा की सगाई हो चुकी थी और उन्हीं के साथ अनुज नायर थे, उनकी भी सगाई हो चुकी थी। पर देसी सरहद में परदेसी झंडे उन्हें बर्दाश्त नहीं थे। दोनों ने अपने साथियों के साथ जयघोष करते हुए दुश्मन पर हमला बोल दिया। दुश्मन का खेमा तहस नहस हो गया। सारे के सारे पाकिस्तानियों को मार डालने के बाद कंट्रोल रूम के रेडियो पर 3:30 बजे कैप्टन विक्रम बत्रा के 4 शब्द बजे, ये दिल मांगे। अखबारों में विक्रम की बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी, उनकी बहादुरी के किस्से घर में पहुंचे। कोई फिर से आ रहा था, अभी तो कितनी चोटियां दुश्मन के पत्ते थी। विक्रम जानते थे ये चैन से सोने का वक्त नहीं है। तलवारें सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें सड़ती हैं तहखानों में। है प्रसन्न में अनल सगुण हंसते हैं, है खड़ग जहां सब पुण्य नहीं बसते। विक्रम बत्रा निकल गए एक और जंग फतेह करने। चोटी नंबर 4875, बेहद सकरी और मुश्किल चोटी, जहां से दुश्मन हाथ लगाकर हम पे हमला कर रहा था। विक्रम बत्रा ने आगे बढ़कर खुद वहां की कमान मार ली। उन्होंने एक सेक्टर जीता था, वो चाहते तो रुक सकते थे, लेकिन विक्रम बत्रा ने एक और जंग के लिए बिस्तर बांध लिया और कमर कस के चढ़ गए 4875। दुश्मन से आमने सामने लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मन का लोहा विक्रम के बदन में धंसता रहा। वो गोलियों से छलनी होते रहे लेकिन रुके नहीं। विक्रम बत्रा रेंग कर दुश्मन के बंकर तक पहुंच गए और भारत माता की जय बोलकर ग्रेनेड फोड़ दिए। सारे के सारे दुश्मन तिरंगा 4875 पे भी लहराया, लेकिन इस बार ये दिल मांगी मोर कहने वाला हमेशा के लिए भारत माँ के बोल में सो गए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत पे एक तरफ सारे हिंदुस्तान की आंखें भीग गई तो दूसरी तरफ
खेत में खड़े किसान से लेकर सीमा पर खड़े जवान तक हर किसी के बाजू फट उठे। बच्चा बच्चा उस शेर शाह के जवान बोलने लगा, ये दिल मांगे मूड। जंग खत्म हुई लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। हमें वो हिंदुस्तान रचना है जो भगत सिंह, विक्रम बत्रा और अब्दुल हमीद के सपनों में आता था, और वो हिंदुस्तान हम रच के रहेंगे। हम भारत के बेटे बेटियों को रोकने वाली ताकत आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुई, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है, जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, सूली किरीच सोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। अब जो सिर पर आप पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त पर हर साल बड़ी बड़ी बातें कहने से, बड़ी बड़ी भाषणें देने से हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हमारा देश नहीं बदलेगा। जब तक देश के हर एक इंसान के अंतर मन से देशभक्ति की अलख नहीं जागेगी, जब तक उसके मन में अपने देश के प्रति ईमानदारी का भाव नहीं होगा, तब तक देश नहीं बदल सकता। अंत में जाते जाते आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।